थैंक यू। तो आज अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको डॉक्टर बुशरा बानो बताएंगे कि हमारी सफलता में क्या क्या समस्याएं आई और हमारी सफलता में क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव, बस दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और इन्होंने 2017 में एसडीएम 6 रैंक लेकर आई और यूपीएससी में 2018 में इनका 277 रैंक था। तो आपका डॉक्टर बुशरा बानो जी, आपका स्वागत है आपका अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका एकेडमिक करियर कैसा रहा, आपका 6 से लेकर 12 तक मैं जानना चाहूँगा। आपका पढ़ने में रुचि क्या था और आपका बैकग्राउंड पीसीएम ग्रुप था कि आर्ट ग्रुप था? अगर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन पीसीएम से किया है, 12th में भी पीसीएम था। एंड फिर एमबीए किया है एचआर फाइनेंस से, फिर पीएचडी किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर पोस्ट डॉक किया है मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेरा स्पेसिफिक एरिया है रिसर्च का जिस पे मैं काम करती हूँ। इसके अलावा मैंने नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 बार क्वालिफाई किया है अलग अलग सब्जेक्ट से। इसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेशन में मैंने थोड़ा सा रहा है और 7 इयर्स मैंने टीचिंग की है, एमबीए को पढ़ाया है इंडिया में, सऊदी अरब में। और फिर मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, मैंने कोल इंडिया में मैनेजर रही हूँ। उसके बाद मैंने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यूपीएससी के थ्रू 270 रैंक आई थी मेरी 2018 में, और उसमें मैंने एज ए आईआरटीएस प्रोफेशनल काम किया है। जी। और फिर ये जो 2017 का यूपी पीसीएस का रिजल्ट है उसमें मेरी 6ठी रैंक आई थी। तो मैं अभी करंटली एसडीएम हूँ फिरोजाबाद में, एज ए डिप्टी कलेक्टर मैं वर्क कर रही हूँ। जी जी। अगर एजुकेशन की बात करें तो मैं बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी। इनफैक्ट कोशिश मतलब ऐसा रहा है कि मैंने काफ़ी जल्दी एज के हिसाब से काफ़ी जल्दी मैंने वो चीज़ें हासिल की जो लाइक मैं 10th क्लास मैंने 12.5 साल की उम्र में कर लिया था, और मैं ग्रेजुएट थी 17.5 ईयर्स में, और 20 साल से पहले मेरा एमबीए हो गया था और 23 साल में पीएचडी हो गई थी। तो मुझे लगता है और कि आप यूपी में सबसे कम एज में क्वालिफाई करने वाली होंगी। जेआरएफ 10th जो 10th। जी शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब काफी लोग कर रहे हैं, थोड़े थोड़े मतलब काफी तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े कर रहे हैं। जी जी और जेआरएफ शायद मैं इंडिया में सबसे कम उम्र की हूँ क्योंकि मैंने 18 साल में जेआरएफ कर लिया था। जी। तो तो अगला मेरा आपसे एक अच्छी बात। क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे पोस्ट छोड़ के आई, अच्छी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में रही और बहुत कम एज में। मैं तो पहली बार आपसे इस ऐसी जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है। मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इसका जो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है सेम है अब प्रेजेंट टाइम जी में, आपने जो एग्जाम दिया, तो आप थोड़ा सा ये नहीं, बताना मैंने जो चाहेंगे? एग्जाम दिया था उसमें अलग था, लेकिन 2018 जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें सेम है। जी, अब उसमें तो यूपीएससी का सेम सिलेबस है, अंकों का अंतर है। तो उसमें जो जीएस जी फर्स्ट पेपर है उसमें आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और साथ में आपका हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न और कल्चर है। तो आप ये बताएंगे क्या माध्यम, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में नंबरों का क्या अंतर होता है लोगों की सोच में, या उसकी अभिव्यक्ति मेन होती है, मेरे हिसाब उसकी से थॉट? अंतर तो सिर्फ सोच में होता है, परसेप्शन में आप डिफरेंस कह सकते हैं। क्योंकि ना होने और होने में भी बस उतना ही डिफरेंस है कि इंसान करना चाहता है या करना नहीं चाहता है। जी जी तो परसेप्शन ज़्यादा बेहतर डिफरेंशिएट कर सकता है। अदरवाइज हिंदी इंग्लिश उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का है। बस कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा बेहतर उपलब्ध है। बिकॉज बहुत सारे लोग इसी में काम कर रहे हैं कई सालों से। अगर बात की जाए
अदरवाइज अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो यूपी, अगर स्टेट यूपी पीसीएस आपको देना है तो वो हिंदी में ज्यादा मटेरियल उपलब्ध है, अदरवाइज यूपीएससी में इंग्लिश में ज्यादा वो मटेरियल इंग्लिश में, उपलब्ध है। जी जी। फिर भी फिर भी जो परसेप्शन का डिफरेंस है, हिंदी इंग्लिश उतना फर्क नहीं डालता। अगर आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, यू हैव डिटरमाइंड टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ एंड सिविल सर्विसेज अगर आपकी ख्वाहिश है, आपका ड्रीम है, देन यू कैन बी वन ऑफ देम। बिकॉज आप जहाँ से मतलब जहाँ जब ये सोच लेते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसे पूरा करना है, और आप उसको पूरा करने में पूरे डिवोशन के साथ लग जाते हैं, तो फिर लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं रहता। जी मैम, जो आपका सेकंड पेपर रहा वो करंट से लगभग होता है, और उसमें करंट में आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, आईआर। इसमें आपने एक थॉट का क्वेश्चन है या आपकी पर्सनल आपकी सोच क्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को कैसे लिखना चाहिए जो एक इंडिया में क्राइसिस चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिकल में सोशल्स को लेकर चल रही है, सोशल जस्टिस को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है। उस समय आप क्या डिसीजन लेती हैं? अचानक आपके प्रॉब्लम आती है, बच्चों अलग अलग, मैंने देखा है कोचिंग सेक्टरों में अलग अलग टीचर, वो जो टीचर हैं वो उसके बारे में अलग अलग उनका राय होता है। उसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में या सामाजिक न्याय व्यवस्था के बारे में उन्हें कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या उनकी धारणा क्या होना चाहिए, या उनको वो गौतम बुद्ध का मार्ग कहाँ तक उनके लेखन शैली में उपयुक्त हो सकता है? गौतम बुद्ध का देखिए मध्यम मार्ग कुछ लोग कहना है। हाँ जी। तो सोशल सर्विस के सोशल जो इश्यूज होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो देखिए कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता है कि हाँ 2+2 4 हो गया। अब आप किस पर्सपेक्टिव से उस चीज को सोच रहे हैं वो ज्यादा फर्क डालता है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी पर्सपेक्टिव है, अलग अलग दृष्टिकोण से किसी चीज को देख रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर से उसको जज कर पाएंगे। आप हम हमारे पास बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं। इनफैक्ट अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे उससे भी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा इसमें जो एजुकेटर्स हैं वो काफी क्वालिफाइड होते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होता है। वो बेहतर कर सकते हैं और आपका एक अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप YouTube देखें तो हजारों कोचिंग्स की मतलब लाखों की तादाद में एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे टाइम तो टीचर्स को कुछ पता भी नहीं होता है, वो वही दिन में पढ़ते हैं वो शाम को पढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ सी तरीके से कोई आंसर दे रहे हैं, कोई सिचुएशन है, केस स्टडी है, और वो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आंसर हो सकता है। आप उससे सोचने की कोशिश करिए कि जी जैसे जी इंडिया चाइना रिलेशंस हैं, तो इंडिया चाइना रिलेशन में अभी अगर आप 99% यही कहेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में ज्यादा से ज्यादा डायलॉग होना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग जी अच्छा होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के मतलब कंट्रीज को कोऑपरेट करके कोलैबोरेट करके डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन कोई एक बंदा है उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, वो कह सकता है कि वॉर होनी चाहिए, लेकिन अगर वॉर होनी चाहिए उसमें नहीं कहने से नहीं, नहीं वाह, चलेगा। जी जी जी। साथ साथ में उसके लिए उसको उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन है। तो अगर आप कंपेलिंग रीजंस हैं, सोशल जस्टिस है या कोई भी पॉइंट है, अगर वो कंपेलिंग रीजन है और आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव बेटर है, तो आपका डिसीजन अपना हो सकता है। अभी जैसे मेरे सामने सिचुएशन आती है, किसी और कलेक्टर के सामने सिचुएशन वही सेम आती है, तो शायद मैं जो डिसीजन लूं और वो डिसीजन ले वो डिफरेंट हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है, और दोनों डिसीजन भी डिफरेंट हो और रिजल्ट भी दोनों के अच्छे हों। तो अलग अलग तरह से किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें जी कोई जी रॉकेट साइंस नहीं है कि बिल्कुल सेम आपने मेजरमेंट कर दिया या कुछ भी, और हो सकता है डिजास्टर हो जाए आपका जो डिसीजन आपने लिया हो। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितने भी उसके पर्सपेक्टिव हैं उनको देखा जाए, उसमें बेहतर तरीका कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें मतलब एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव है और एक से ज्यादा रिजल्ट्स निकल सकते हैं, तो तो डिसीजन बेस्ट। तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही डिसीजन हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हर तरह से उसे देख के नाप तोल के डिसीजन लिया जाए। थैंक यू। तो आप बताना चाहेंगे कि आपके जीएस के चारों पेपर में जो 1000 वो 800 नंबर का है, यूपीएससी में तो 1000 का नंबर का होता है, लेकिन यहाँ 800 नंबर का है, तो यहाँ पे आपके नंबर कितने मिले थे लगभग? पहली बात तो जो मैंने 2017 का एग्जाम दिया था उसमें जीएस के जो पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे।
जी जी 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर मेरे मार्क्स की बात की जाए तो टेंटिवली मैं बताऊं 150 140 290 के करीब मार्क्स थे मेरे जी जी। 400 में। अच्छा अच्छा। कुछ क्वेश्चन और हैं आपके कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग देखते हैं कि यूपीपीसीएस की जो बच्चे तैयारी करते हैं और जो एडुकेटर्स पढ़ाते भी हैं, मैंने ये भी देखा हूँ और देख रहा हूँ, चाहे वो कोचिंग सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में, वहाँ पर एक 150 नंबर का 150 नंबर का हिंदी आती है। इस हिंदी में लेखन शैली जब आपके समय में भी डिस्क्रिप्टिव लेखन शैली पर ही था, कहने मतलब सब्जेक्टिव ही था। हमने देखा, मैंने भी 2009 2011 2012 इंटरव्यू मैंने फेस किया WPPCS का। 9/11 प्रेजेंट टाइम में मैं चयनित, मैं भी सिलेक्टेड ही हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदी में लोग केवल ग्रामर ही पढ़ते हैं, जबकि राइटिंग एबिलिटी पे उस पर वो फोकस नहीं करते हैं। चाहे वो प्रिसाइज करना हो, संक्षेपण लिखना हो, पत्र लेखन है, पत्र लेखन के प्रकार, सारी चीजें मैंने देखा कि 150 में केवल केवल 40 नंबर ही ग्रामर से हैं और 110 नंबर वो राइटिंग एबिलिटी से। तो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सेलेक्टेड हैं, तो आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे कि ग्रामर ज्यादा पढ़ना चाहिए, कि उनको पत्र लेखन, आशय, अंडर वो लाइन जो होती है उसके क्वेश्चन को, संक्षेपण को, इस पर फोकस करना चाहिए? इस पर आपका क्या राय है कि हिंदी में लोग क्या करते हैं, साल का साल ग्रामर ही पढ़ते रह जाते हैं, जो कि मेरे अनुसार से गलत है। आप क्या सोचती हैं? मेरे हिसाब से हमें वो पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें रिटर्न ज्यादा हो। मतलब जी अगर जैसे बहुत सारे अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट में एक एक स्पेशल वो टॉपिक होता है कि जैसे ये जो ये कोई स्पेसीज है, प्रजाति है, थ्रेटेंड में है या वल्नरेबल में है या क्रिटिकली इंजर्ड है, तो उसमें पचासों, फिर मतलब आपको 100 तरह की स्पीशीज पढ़नी पड़ती हैं और उम्मीद होती है एक क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी ना आए। तो ऐसे टाइम में मतलब रिटर्न उसमें इतनी मेहनत, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करें तो कॉस्ट आपको ज्यादा लग रही है, टाइम आपका बहुत ज्यादा जा रहा है और बेनिफिट उससे बहुत कम है। जी ऐसे ही अगर ग्रामर ही हम पढ़ते रहेंगे पूरे साल भर, तो उससे अगर आप कह रहे हैं जैसे 40 नंबर आ रहे हैं, आपने 40 में 35 ले आए, 40 में 40 तो नहीं मिलेंगे, अगर 35 भी ले आए तो ऐसा नहीं है कि 35 ही नंबर लाना, वो उधर जो 110 नंबर है वो तो उससे ज्यादा, इनफैक्ट 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जी हमें और जैसा मैंने देखा है, मैंने एक ही बार यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया है, उसी में रैंक 6 आई है। तो बिकॉज मैं हिंदी मीडियम रही हूँ 12th तक, तो मुझे हिंदी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही देखना पड़ा था कि पत्र लेखन किस तरह से होता है, संक्षेपण या जो भी, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जी मैम, तो उसमें मेरे आप हिसाब, देखे होंगे कि एक सरकारी लेटर है, अर्ध सरकारी लेटर है, कोई हाँ जी, सोशल हाँ जी, इशू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सामाजिक जी समस्या से भी, जी, और उसके लेखन और शैली उसमें की जो एक फ्रेम दिन होता है लगेगा। अलग अलग है। जी हाँ, उसमें 1 या 2 दिन लगेगा मैक्सिमम, एट मैक्स आपका 2 दिन लगेगा और आपको बहुत अच्छे से पत्र लेखन आ जाएगा और पत्र लेखन करके आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान को वही करना चाहिए एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप लाइफ में अगर आपको कोई, जैसे आपको कोई भी हॉबी है, आप उसके लिए पूरी लाइफ लगा दीजिए, हो सकता है कि आप पेंटिंग करते हो और आप बहुत अच्छे पेंटर ना बन पाए लाइफ में, लेकिन उसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसी चीज पे फोकस करना चाहिए जिससे क्वेश्चन आता है, या आपका मतलब पढ़ने का शौक है वो अलग बात है। जी। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, यस्से पर क्या रणनीति होनी चाहिए? यस्से निबंध पे। ऐसे का तो, जी जी, ऐसे का तो एक्चुअली ऐसे से मोस्टली मतलब एक एक ऐसे तो आपका 1-2 ऐसे ऐसे होते हैं जो आपने उसमें पढ़ा नहीं हुआ होता है, मतलब कुछ अलग टाइप का आ जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एसेस जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, जो भी चल रहा होता है उसमें से ही कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा लेके उसी पे आता है, जैसे साइंस पे आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाएगा, या आजकल बॉर्डर इश्यूज हैं, जी जी मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर्स, इस टाइप का, तो जो इशू चल रहे हैं उसी का एक बड़े से कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। तो एक सर ने मैंने ऑनलाइन ही एक सर का देखा था, तो उन्होंने मुझे, मतलब मैंने कोई अलग से ऐसे के लिए, या मैंने एक्चुअली कोचिंग ही नहीं की बिकॉज आई वाज इन अ फुल टाइम जॉब,
तो मैंने किसी भी चीज की कोई कोचिंग नहीं की। आई हैव 2 किड्स ऑल्सो, तो बच्चों के साथ और जॉब के साथ मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि कोचिंग करूं। तो मैंने ऐसे जब देने जा रही थी यूपीएससी का एग्जाम, तो उससे पहले बस एक वीडियो देखा था, वही दिमाग में रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे का स्ट्रेटजी बस ऐसे होनी चाहिए कि जैसे एक खूंटा बंधा हुआ है और एक गाय है, तो जो रस्सी उसमें बांधी हुई है, तो एक एक हद तक ही, एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, वो गाय वहीं तक जा सकती है, फिर उसे वापस लौट के ही आना होगा। तो ऐसे जब हम लिख रहे हैं तो जो मेन थीम है वो हमारा खूंटा है, और जितनी बड़ी रस्सी है वो हम उतना ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसे लिया और फिर आप पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में पता नहीं कहाँ चले गए। तो आपको एक लिमिटेड स्पेस में ही लिखना है, उसी खूंटे के चारों तरफ, उसी मेन थीम के चारों तरफ लिखना है। अब उसमें अलग अलग वर्जन्स हैं लोगों के, जैसे लोग कहते हैं कि हेडिंग्स नहीं लिखना चाहिए एंड यू शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ डायग्राम्स व्हाइल राइटिंग ऐसे, बट आई हैवंट डन दैट बिकॉज मैंने काफी सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, मैं रिसर्चर हूँ, 30 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड हैं। तो थोड़ा सा राइटिंग स्किल सही थी, लेकिन मैंने हेडिंग्स भी यूज की हैं और डायग्राम्स भी यूज किए हैं, सब कुछ किया है, और मेरे मार्क्स ऐसे में अच्छे हैं, यूपीएससी में भी यूपीपीसीएस में भी। तो देर इज नॉट नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा होना चाहिए, बट लेकिन लोग कहते हैं कि पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए ऐसे, वैसा करिए आप। उसमें हेडिंग्स मत लिखिए, लेकिन हाँ जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रिस्प लिखिए और बहुत अच्छा लिखिए। जो आप कहना चाह रहे हो वो उसमें नजर आना चाहिए जब वो चेक कर रहा है जी। इसे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका जो ऑप्शनल विषय जो था वो क्या था, ऑप्शनल सब्जेक्ट में? मैनेजमेंट था मेरा ऑप्शनल। हिस्ट्री? मैनेजमेंट। क्या? मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट था, ओके। तो आपका तो काफी रेयर मीडियम इंग्लिश ऑप्शनल है। मीडियम रहा होगा कि हिंदी मीडियम जी में जी। आपने परीक्षा दी? हिंदी। नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम था, मैनेजमेंट तो इंग्लिश में ही पढ़ा है। अच्छा, अच्छा। ये इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के, और मैंने एक चीज़ इसमें फ़ील किया कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही है, उस पीरियड में वो ना कोचिंग स्टार्ट है ना कोचिंग कर सकते हैं। और मैंने देख रहा हूँ कि अन अकेडमी पे इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं एक प्लेटफार्म पे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स मेरा एमएससी है, मैथमेटिक्स में जब पढ़ाता हूँ तो किसी भी स्टूडेंट से 10,000 से नहीं लेता हूँ। यहाँ पर इतनी मिनिमम फीस है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एक 7,000, वो भी यार किसी का रेफरल कोड यूज करता है, चाहे अन अकेडमी का रेफरल कोड या किसी एडुकेटर का, तो उसकी फीस केवल 6300 रुपये में होती है, और 6300 रुपये में 70 एडुकेटर्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है, या आपको क्या लगता है कि एक लड़की के लिए जो खुद बड़ी समस्या रहती है, उसके मम्मी पापा उसको एक दूसरे कस्बे में, शहर में नहीं भेज सकते हैं, बड़ी समस्याएं रहती हैं उसको रहने खाने पीने, इलाज, और सामाजिक समस्याएं भी बहुत बनी रहती हैं कि लड़कियां आपके घर गई, आप देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उस पीरियड में ये जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर अन अकेडमी ने जो एक बेहतर काम कर रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हो, या बच्चों को किस नज़र से देखना चाहिए इसको? अभी हम बात कर रहे थे जैसे ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, तो अगर जैसे मैं अपना ही पर्टिकुलर केस लूं कि मेरे पास मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के बाद भी वक्त नहीं था, और मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि मैं कोचिंग नहीं कर सकती। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ है, बहुत सारे के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा सकते। तो उस सिचुएशन में, और इनफैक्ट लॉकडाउन में तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जितने लोग ऑफलाइन कोचिंग कर भी रहे थे वो भी आज की डेट में ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते। तो जी। ये बहुत ही एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन है, और उसमें अनअकैडमी तो नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें टॉप एजुकेटर्स, अब आप बता रहे हैं 6300 में 70 एजुकेटर मिल रहे हैं, तो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट वही एनालिसिस करें तो कॉस्ट बहुत कम है और बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगी कि ऐसी गर्ल्स को स्पेशली, जिनके बहुत सारे ख्वाब हैं और जो बहुत कोशिश करते रहते हैं कि हमारे ख्वाबों की पूर्ति हो, वो पूरा कर सके उन ख्वाबों को, तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। और बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी वाले। और आप लोग भी आइए, सिविल सर्विसेज में आप सबका स्वागत है।
अगला एक क्वेश्चन आपका, एक नया टॉपिक यूपीएससी में जुड़ा था, वही यूपी पीसीएस कमीशन ने भी जारी किया। इथिक्स इथिक्स है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में बच्चों की क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, उसकी क्या थॉट होना चाहिए नीति शास्त्र में, एथिक्स को लेकर, एप्टीट्यूड को लेकर, इंटीग्रिटी को लेकर। अब मेरा मानना है कि हमारा जो एप्टीट्यूड है या एथिक्स है या इंटीग्रिटी है, ये इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मेरे एग्जाम में ये 2013 में ये क्वेश्चन पेपर जुड़ गया और आज मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और 15 दिन में मैं बहुत एथिकल पर्सन हो जाऊंगा, बहुत इंटीग्रेटेड हो जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप जिस दिन माँ के पेट में होते हो और उस दिन से आज तक आप जो हो, आपकी वो पर्सनालिटी है, आपके वो एथिक्स हैं, आपने आपके बहुत सारे एथिक्स जो हैं वो आपके कल्चर पे डिपेंड करते हैं, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, आपके बायोलॉजिकल जीन्स पे डिपेंड करते हैं, आपके सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं जिस पे आप डिपेंड करते हैं। तो आपका जो भी डिसीजन होगा, हो सकता है कि आपने कोई बुक्स में थ्योरी पढ़ ली और उसके बेस पे आपने कह दिया हाँ कि ये यूटिलिटेरियनिज्म है या कांतिज्म है या कुछ भी है। लेकिन जो रियलिटी है वो आपको खुद पता है कि कैसे है। तो मेरे हिसाब से एथिक्स इंटीग्रिटी जो भी है वो ऐसा नहीं है कि हम एक साल में सीख सकते हैं या 6 महीने 2 महीने। सिलेबस बहुत छोटा सा है, आप 1 1.5 महीने लगाएंगे, अच्छे से एथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई जब करेंगे तभी आप उसका जो एग्जाम है उसे अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब जी उसकी थियरी है वो आधे आधे मार्क्स की थियरी आती है। थ्योरी में आपने हो सकता है कि अच्छा कर ले, लेकिन जब उसमें केस स्टडी आएगी, आधे मार्क्स की उसमें केस स्टडीज आएंगी, तो उसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। तो वो जो आपने ना बचपन से पैदाइश होने से जो सीखा है आज तक, उसमें वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से चीजें चेंज होती हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी करेंगे और अपनी थॉट प्रोसेस सही रखेंगे, वही ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आपके अंदर है, या अगर नहीं भी है तो उसको जो हमारे अंदर जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं उसको कम करके हम कंस्ट्रक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, तो हम उसको बहुत बेहतर से अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा पेपर है जो जुड़ा है। और हमारी हमारी ड्यूटी की एज अ सिविल सर्वेंट, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी सबसे पहले नीड ही इंटीग्रिटी की होती है। तभी हम इंटीग्रेटेड जब हैं तभी हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो इंटीग्रिटी बहुत अच्छी चीज है, सबको पढ़ना चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए। कि जब दिल से पढ़ेंगे तभी हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और बहुत जरूरत है इसकी आगे। जी जी। अगला आपसे एक क्वेश्चन और है। बच्चों जी। को, कुछ बच्चों को, नए नए बच्चे होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उनके एक अच्छा ट्रैक नहीं मिल पाता है, और ट्रैक मिलने के ना ना मिलने के कारण से वो डेली टाइम टेबल बनाते हैं। मेरे क्वेश्चन बच्चों से था, वो बच्चों से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बच्चों लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने वो क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में करता क्या था कि डेली टाइम टेबल बनाता था, और आज जब पूरा नहीं कर पाता टाइम टेबल फाड़ देता, अच्छा मैं चेंज कर देता हूँ, फिर आज ये रोज मैं जो है उससे समझौता करता था। तो क्या बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, या फिर जब भी टाइम मिले तब भी उसको आपको अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट करके पढ़ना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे कि टाइम टेबल के बारे में, या टाइम टेबल क्यों हाँ, बनाना चाहिए, क्यों जो आवश्यक होता है? जो आपने बताया ना कि आप रोज टाइम टेबल बनाते हैं, मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी ही यही होना चाहिए। जी अगर आप एक नॉर्मल, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम फैमिली के साथ रहते हैं, देयर आर सो मेनी अदर प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ। जी तो अगर हम देखें, आपने टाइम टेबल बना लिया कि आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर अ होल ईयर, इज इट इज नेवर पॉसिबल, होता ही नहीं है। अगर आप कोशिश भी कर लें, आप एक दिन कर लेंगे, दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन तो वो बिगड़ना ही बिगड़ना है, बिकॉज देर जी आर सर्टेन अदर प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। तो मेरे हिसाब से जो टाइम टेबल है, दैट शुड बी फॉर वन डे ओनली। एक दिन का, जैसे आज मुझे पता है कि मुझे आज यहाँ पे जाना है, यहाँ ऑफिस में मुझे बैठना है उतने इतने से टाइम, और ये जो मेरे पास 4 घंटे का टाइम है, तो इस 4 घंटे में मैं ये पढ़ूंगी। तो दिस दिस शुड बी द स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपके पास फुल टाइम आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तब भी आपको पर डे का मतलब एक ओवरऑल आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे 15 दिन में हिस्ट्री करनी है, 25 दिन में कुछ भी अपना जो भी ऑप्शनल है वो करना है। तो इस तरह से आपको डिसाइड कर देना चाहिए अलग अलग टाइम। लेकिन जो टाइम टेबल है ऑन डेली बेसिस,
वो प्रायोरिटीज के बेस पे ही होना चाहिए। लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर पढ़ना ही है, इनफैक्ट होनी भी चाहिए, तो प्रायोरिटी उस दिन की डिसाइड करिए कि अगर आपको 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, वही फॉलो हो पाएगा लाइफ में। अदरवाइज जो 1 साल का टाइम टेबल या 1 महीना का टाइम टेबल होता ही नहीं। अगर आपने लिख दिया 4 बजे उठना है, तो 4 बजे आप आँख खोलेंगे और फिर सोचेंगे चलो 1 घंटा और सो लेते हैं, तो फिर 5 बजे वो टाइम टेबल आपका डिस्टर्ब हो गया। तो डेली बेसिस पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, नहीं आपका सही है। तो क्योंकि आप एक कभी-कभी होता क्या है, बच्चों को एक मंच की ज़रूरत, एक मंच से कही हुई बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उस पे विश्वास करते हैं, तो ये बच्चों में एक अच्छा मैसेज आएगा आपके माध्यम से। तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेट में आकर आपने इस मुकाम को पाए। आप लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के परिवार की ओर से, अनअकैडमी के सभी सदस्य, ऑल मेंबर की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ पूरी टीम, कि आप बुलंदियों को छुएँ और आप जिस जगह पे इस समय एसडीएम हैं, उसी जिले में कभी आप डीएम बन के आएँ और मैं भी और मेरी टीम भी आपसे मिले। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते।